Good morning, student. I, Rahul Moria, welcome you all in the channel of Pharma Aspirant, and we are studying about the jurisprudence. In previous lecture, we are studying about the different kind of terminology about the spurious drug, about the adulterated drug, and about the misbrand drug. Apart from that, we are already studying about the different act and their year in which they are proposed an amendment. In the sequential study of the jurisprudence, in previous class I already told you कि we will in this particular class we are study about the different kind of act. तो इन सभी डिफरेंट एक्ट में मैंने ऑलरेडी आपको 10 एक्ट के बारे में और उनके ईयर बता दिया था जिसमें वो प्रपोज हुए हैं. आज हम कुछ एक्ट को इलेबोरेट करके पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से हर बार एक से दो क्वेश्चन जो है वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो, है ना, whether it is DI, whether it is pharmacist in some kind of research and some kind of university exam, PhD exam, पेटेंट एजेंट के एग्जाम हो, ड्रग कंट्रोलर का एग्जाम हो, गवर्नमेंट एनालिस्ट हो, एनी काइंड ऑफ एग्जाम, in that particular question you will see a question will be there in particular exam. Okay, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एक्ट जिसका नाम है फार्मेसी एक्ट. इन प्रीवियस क्लास मैंने बताया था कि जो फार्मेसी एक्ट है दैट फार्मेसी एक्ट इज प्रपोज्ड इन 1948. फार्मेसी एक्ट वाज प्रपोज्ड इन 1948 में ये एक्ट जो है वो दिया गया है. और बेसिकली सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये जो एक्ट है इस एक्ट का पहले तो ये क्यों लाया गया. कोई भी अगर एक्ट लाया जाता है तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है. तो इसके पीछे भी एक ऑब्जेक्ट था. तो इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट था, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, इसके पीछे ऑब्जेक्ट था टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया. इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट किया जाए. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, अ बेसिक ऑब्जेक्ट बिहाइंड द फार्मेसी एक्ट टू रेगुलेट practice of pharmacy, to regulate practice of pharmacy in India. इंडिया के अंदर फार्मेसी की प्रैक्टिस को सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए इसको प्रपोज किया गया. ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है बिहाइंड द फार्मेसी एक्ट, तो फार्मेसी एक्ट के बिहाइंड में अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है दैट इज टू रेगुलेट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया. अब फार्मेसी इंडिया के अंदर फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया कि अगर आप फार्मेसी को सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलेट करना चाहते हैं तो इसका एक सिस्टमेटिक कोर्स डिजाइन किया जाए और इसकी एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए. और जब कोई इस कोर्स को कंप्लीट करता है, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है, तो सिस्टमेटिक एक बॉडी हो जो उनको एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करे जिससे कि समझ में आए कि ये पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है दीज आर द रजिस्टर्ड कैंडिडेट. तो मेनली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस चीज को रेगुलेट करना है. तो जो रेगुलेट करना है दैट इज प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया. तो प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, इस प्रैक्टिस को ओके, so we are talking about practice of pharmacy in India. तो इस चीज को प्रोवाइड करने के लिए जस्ट अ मिनट. ओके, दैट इज ऑल. तो क्या प्रोवाइड करना है हमको, हमको प्रोवाइड करना है फार्मेसी प्रैक्टिस. ठीक है. इंडिया के अंदर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना है कि किस तरीके से जो फार्मेसी प्रैक्टिस है वो रेगुलेट होगी. तो इसके लिए हमने कहा कि दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको एक सिस्टमेटिक कोर्स डिजाइन करना होगा. इसके लिए हमने दो चीजों पे फोकस किया.
एक क्या है कि हमने एक कोर्स डिजाइन किया, फार्मेसी कोर्स डिजाइन किया, ठीक है, और ट्रेनिंग डिजाइन की, फार्मेसी कोर्स एंड ट्रेनिंग, ये दो इंपॉर्टेंट चीज डेवलप की हमने, कोर्स एंड ट्रेनिंग। इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज को, एक सिस्टमेटिक कोर्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड की। और ये कोर्स और ट्रेनिंग किस चीज से रिलेटेड थी? दिस कोर्स एंड ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू द मेडिसिन। ये जो कोर्स बनाया गया, ये जो ट्रेनिंग बनाई गई, दिस कोर्स एंड ट्रेनिंग इज रिलेटेड विथ व्हाट? दिस कोर्स एंड ट्रेनिंग is related to, this course and training is related to मेडिसिन। अब मेडिसिन से तो रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें सिखाई जा रही है, मेडिसिन के रिगार्डिंग में क्या चीजें सिखाई जा रही है? तो यहाँ पर बेसिकली इस कोर्स को जब बनाया गया तो इसमें जिन चीजों को रखा गया वो क्या क्या रखा गया, तो देखते हैं। इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर बेसिकली जो रखा गया, जिसमें सबसे पहली चीज क्या थी? हैंडलिंग। किस तरीके से आप जो ड्रग कंपाउंड्स हैं उनको आप हैंडल कर रहे हो, फिर उनकी आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, ये इस कोर्स करिकुलम का पार्ट बनाया गया, ट्रेनिंग का पार्ट बनाया। मैन्युफैक्चरिंग हो गई है तो फिर आप उसकी कंपाउंडिंग कैसे करोगे, किस तरीके से मिक्स करके। पहले कंपाउंडिंग ही बहुत ज्यादा था कि आपके पास रॉ मटेरियल हो रहा था, आपको कंपाउंडिंग करके डायरेक्टली पेशेंट को देना होता था। फिर उसका डोज बनाना, उसको ड्रग देना, डिस्पेंसिंग एंड स्टोरेज, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस के। जब प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को इंडिया में लाया गया तो इस चीज को डेवलप करने के लिए कोर्स और ट्रेनिंग डिजाइन की गई, जिसमें ये किसी भी मेडिसिन की हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज कैसे होगा, इन चीजों को बताया गया। और फिर कहा गया कि इससे रिलेटेड कोई भी कैंडिडेट है, जैसे हम बी फॉर्म कर रहे हैं, हम एम फॉर्म कर रहे हैं, तो हम इससे रिलेटेड प्रॉपर कोर्स करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। तो सपोज हमने बी फॉर्म किया, एम फॉर्म किया, है ना, डिप्लोमा किया, तो हमने इसके रिगार्डिंग में रिलेटेड टू मेडिसिन हमने एक कोर्स किया, और इस कोर्स के बिहाफ पे हमको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन देता है? वो फार्मेसी काउंसिल देती है, ठीक है ना। ये अगर आप बात करोगे तो सेंट्रल लेवल पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, और स्टेट लेवल पे जो है वो दैट इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि ये जो पूरा कोर्स है, कोई भी कैंडिडेट है वो इस रिलेटेड टू मेडिसिन ये कोर्स करेगा, ठीक है। और जब वो कोर्स कर रहा है, ठीक है, सपोज मान लो कोई कैंडिडेट है वो ये कोर्स कर रहा है, तो हमने कहा कि कैंडिडेट अंडरगो रिक्विसाइट कोर्स एंड ट्रेनिंग, ठीक है। वो पूरा कोर्स कंप्लीट करेगा, और जो उसके लिए ट्रेनिंग स्पेसिफाई की गई है, अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करेगा, ठीक है। कैंडिडेट अपना कोर्स कंप्लीट करेगा, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा, और जब वो अपना कोर्स और ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ही वो एलिजिबल किस चीज के लिए होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स एंड ट्रेनिंग, जैसे मान लो ये कैंडिडेट है, इसने अपना कोर्स किया, अपना ट्रेनिंग किया, और जब वो अपना ये कोर्स और ट्रेनिंग, सपोज डिप्लोमा है तो 2 साल का डिप्लोमा है, डिग्री है तो 4 साल की डिग्री है, ये कोर्स और जब वो कंप्लीट कर लेगा, तब उसको हम क्या मान लेंगे? एलिजिबल मान लेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए, अब रजिस्ट्रेशन, अब मान लो वो एलिजिबल हो गया, तो रजिस्ट्रेशन देगा कौन? तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा, कि भाई अब अगर कैंडिडेट ने किया है तो वो अप्लाई कर रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी बनाई गई, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी, जो उसको सर्टिफाइड करेगी कि वाकई इसने जो एस्पेक्ट्स थे, जो ट्रेनिंग प्रपोज की गई थी, जो कोर्स असाइन किए गए थे, उसके हिसाब से इनने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, और अब ये एलिजिबल हो गए हैं
उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए, उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इनको अब वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम कहते हैं कि दो बॉडी हैं, एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो सेंट्रल लेवल पर है। जब भी अगर कोई कॉलेज होगा, अगर फार्मेसी का कॉलेज है, तो वहां पर अगर वो नया कॉलेज कोई भी ओपन कर रहा है तो उसको पहले पीसीआई से अप्रूवल लेना होगा, बिना पीसीआई के अप्रूवल के ओपन नहीं हो सकता। फार्मेसी कोर्स की जब हम बात करते हैं तो पीसीआई का भी अप्रूवल जरूरी होता है और एआईसीटी का अप्रूवल भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने बात की कि दो बॉडी हैं जो रिस्पॉन्सिबल है रजिस्ट्रेशन देने के लिए। एक पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, एसपीसी मींस स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो फार्मेसी एक्ट जो प्रपोज किया गया, फार्मेसी एक्ट जब प्रपोज किया गया तो ये 1948 में प्रपोज किया गया। इसके पीछे का जो बेसिक ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट क्या था? टू रेगुलेट प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। और इस फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए सिस्टमेटिक कोर्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए गए। और ये कोर्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इज रिलेटेड टू इन व्हाट कंसर्न इट इज, दे आर रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। अगर वो ये सारी चीजें सीखता है, इस कोर्स कुरिकुलम को कंप्लीट करता है, नाउ दैट कैंडिडेट इज if is go through the that particular course and training and eligible for registration. And who will provide that registration? Registration कौन provide करेगा? तो registration is provided by PCI और State Pharmacy Council. ठीक है, तो ये उसको क्या प्रोवाइड करेंगे? रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका है ना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कितने मेंबर होते हैं, किस तरीके से ये चीजें रेगुलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा ना ये दो इंपॉर्टेंट बॉडी है, पीसीआई एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि हाँ ये पीसीआई का गठन कैसे होता है, इसका इंपॉर्टेंट है ना, मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, किस टाइप से चीजों को रेगुलेट करते हैं। जैसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं और वो चीजों को किस टाइप से रेगुलेट करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे रेगुलेट होती है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे रेगुलेट होगी। ओके, तो हम अब बात कर लेते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, दैट इज वी डिस्कसिंग अबाउट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नो इरेज कर देते हैं सारी चीजों को। ओके, अब हम बात करते हैं पीसीआई की, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। पीसीआई स्टैंड फॉर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं कि अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो हम ये देख लेते हैं कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने मेंबर हैं जो इलेक्टेड होते हैं, कितने मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, और कितने मेंबर हैं ऐसे जो जो कि कैसे हैं, एक्स ऑफिको मेंबर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि अगर हमने फार्मेसी एक्ट में देखा कि हाँ पीसीआई का गठन होता है, तो ये जो पीसीआई है इसको रेगुलेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और पीसीआई का जो डिजाइन होगा, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो मेंबर्स बनेंगे इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिको मेंबर, इनका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 5 इयर्स का रहेगा, ये याद रखना है। इसका जैसे हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट है वो कितने टाइम तक रहेगी अगर एक बार बनी है, तो वैसे ही जो पीसीआई डेवलप की जाती है, तो ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये मेंबर्स और ये जो है हर 5 साल में वापस से इनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो जो पीसीआई है, ठीक है, तो इसका जो ड्यूरेशन अगर आपसे पूछे कि एक बार पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, गठन किया गया, तो कितने समय के लिए रहता है, तो ये है ना,
ये जो पीसीआई हैं, ये मेंबर जो हैं ये एक्टिव रहते हैं फॉर 5 इयर्स। इसके बाद वापस से उनका इलेक्शन होगा, नॉमिनेशन होगा। ओके, चल अब मैं बात कर लेता हूँ उसमें कितने टाइप के मेंबर होते हैं। तो पीसीआई के अंदर जब कभी भी आप बात करोगे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका जब कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसको बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली 3 टाइप के लोग देखने के लिए मिलते हैं। अब वो 3 टाइप के लोग कौन कौन से होंगे? इसके अंदर 3 कैटेगरी है, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड एक्स ऑफिको मेंबर। तो यहाँ पर मैं 3 कैटेगरी बना दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम ये 3 कैटेगरी बना देते हैं। आप भी चाहो तो साथ साथ में अपने नोट डाउन करते चलो आप इसको, तो आपको याद भी होता जाएगा। तो 3 कैटेगरी बना लेते हैं यहाँ पे। अभी अपनी पेन कॉपी में बनाते जाइए साथ में। ओके, तो ये मैंने 3 पार्ट बना दिए यहाँ पर। जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन इज इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, मैंने कहा 3 टाइप के लोग यहाँ पे होंगे। तो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है, इसमें हमारे पास होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। सेकंड जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, इलेक्टेड मतलब जिनका है ना, वहां पर बहुत सारे लोग हैं और उनके बीच में से इलेक्ट करके चुन के किसी को लाया जा रहा है। नॉमिनेटेड मतलब उनका नाम प्रपोज किया गया है, ठीक है, और नॉमिनेशन किया गया है और उसके बेसिस पे अब आ गया, उनका कोई चुनाव नहीं हुआ है। और ऐसे कुछ ऑलरेडी जो किसी गजिस्ट्रेट पोस्ट पे हैं ऑलरेडी जो हैं, और उनको इसमें शामिल किया गया है, दे आर एक्स ऑफिको मेंबर। एक्स ऑफिको मेंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पीसीआई का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो अगर कोई आपसे पीसीआई के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो हमेशा याद रखना कि अगर पीसीआई के ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाए, तो पीसीआई के ऑर्गेनाइजेशन में आप बताएंगे कि 3 टाइप के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड एक्स ऑफिको मेंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि कितने साल के लिए गठन होता है, कितने साल के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है? तो इट इज फॉर 5 इयर्स। फिर व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीसीआई? तो पीसीआई के ऑर्गेनाइजेशन में there are 3 kinds of member: elected member, nominated member and ex officio member. Okay, I think you got it कि there are 3 kinds of members. अब बात आता है कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो किस टाइप से इलेक्टेड हो रहे हैं, नॉमिनेटेड किस टाइप से हो रहे हैं, कहां से ये इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। तो याद रखना यहाँ पर जो है कुछ यूजीसी से इलेक्ट होके आ रहे हैं, कुछ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, कुछ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आ रहे हैं। ओके, इसको ऐसे समझते हैं। यहां पर सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं, देयर आर 6 मेंबर। ये 6 मेंबर जो हैं ये टीचर्स होंगे, यूजीसी से आएंगे ये इलेक्ट होकर के। ये कहां से आ रहे हैं ऐसे समझते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है these 6 members। ओके, ये जो 6 मेंबर हैं they are teachers in different fields, like in the field of pharmacognosy, in the field of pharmaceutics, in the field of pharmaceutical chemistry, in the field of pharmacology। ये टीचर्स होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो 6 मेंबर की बात कर रहा हूं, ये जो 6 मेंबर हैं ये टीचर हैं, और ये जो टीचर हैं ये स्पेशलाइज्ड होंगे, स्पेशलाइज इन डिफरेंट फील्ड, अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज होंगे। जैसे कि अपन बात कर लें, ये इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिक्स हो सकते हैं, इन द फील्ड ऑफ फार्माकोग्नोसी हो सकते हैं,
ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में ये एक्सपर्टाइज हो सकते हैं। लेकिन इनका जो इलेक्शन होगा, इन टीचरों में जितने भी टीचर हैं इनको इलेक्ट करके कौन भेजेगा? यूजीसी भेजेगा। तो इंपॉर्टेंट जो है कि ये जो 6 मेंबर हैं ये कहां से इलेक्ट होकर के आ रहे हैं? तो ये 6 मेंबर विच आर स्पेशलाइज इन डिफरेंट फील्ड आर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इलेक्ट होकर के आ रहे हैं। ठीक है, क्या याद रखना है? ये जो 6 मेंबर है, सबसे पहली कैटेगरी की मैंने बात किया कि ये जो 6 मेंबर हैं, ये जो 6 मेंबर है, इट मे बी अ टीचर विच आर स्पेशलाइज इन डिफरेंट फील्ड ऑफ फार्मेसी, दे आर इलेक्टेड बाय द यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके अलावा सेकंड में बात कर लेता हूं, एक मेंबर होगा जो कहां से इलेक्ट होकर के आएगा? वन मेंबर इज इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वन मेंबर कम फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, एमसीआई से आ रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमसीआई। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो 6 मेंबर जो हैं वो यूजीसी ने इलेक्ट करके भेजे हैं, वन मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम एमसीआई। और ऐसे ही एक मेंबर जो है वो, एक मेंबर और यहां से इलेक्ट होकर के आएगा, वन मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, कहां से आ रहा है? दैट इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल। वन मेंबर कम फ्रॉम स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, इसको मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं इसको ए बी सी लिख देता हूं, इस नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो इलेक्टेड मेंबर की जब हमने बात किया तो हमने क्या देखा? इलेक्टेड मेंबर जो हैं इसमें से 6 मेंबर जो हैं वो यूजीसी इलेक्ट करके भेज रहा है, एक मेंबर जो है वो एमसीआई के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर हैं वहां से एक मेंबर इलेक्ट होकर के आ रहा है। ऐसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर जितने भी लोग हैं, जो मेंबर हैं, उनमें से एक मेंबर जो है वो इलेक्ट होकर के पीसीआई के अंदर आ जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट द नॉमिनेटेड मेंबर, कि नॉमिनेटेड मेंबर्स में कैसा होगा। ये तो हमने कंडीशन बात की कि अगर इलेक्टेड मेंबर है तो वहां पर ये कंडीशंस होगी। नॉमिनेटेड की अगर जब हम बात करते हैं तो नॉमिनेटेड में भी ऐसा ही कुछ होता है। सबसे पहली कंडीशन में यहां पर भी 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, 6 मेंबर नॉमिनेट होते हैं यहाँ पर, 6 मेंबर। लेकिन इन 6 मेंबर में से 4 मेंबर जो हैं उनके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, 2 जो हैं वो नॉन फार्मेसी के हो सकते हैं। यहां पर जो कंडीशन है, ये जो 6 मेंबर की आप बात कर रहे हैं, इन 6 मेंबर में से लाइक दैट, इन 6 मेंबर we have to design, there are 2 categories of member. ओके, तो यहां पर मैंने कहा 2 कैटेगरी है।
4 मेंबर्स की और 2 मेंबर्स की। ये जो 4 मेंबर हैं इनके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। दिस 4 मेंबर मस्ट हैव डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो यहां पर जब हमने इन 4 आदमियों की बात की तो इनके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। दे मस्ट हैविंग डिग्री और डिप्लोमा। इन 4 मेंबर के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो 2 मेंबर हैं जरूरी नहीं है कि ये इनके पास डिग्री डिप्लोमा आना चाहिए। दे आइदर दे आर मे कम फ्रॉम नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड। ये 2 मेंबर जो है ये नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड के हो सकते हैं। ठीक है, ये अदर हो सकते हैं। ठीक है, अदर हो सकते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये नॉन फार्मेसी हो सकते हैं। तो ये जो 2 पर्सन है ये अदर किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हैं। इट मींस ये नॉन फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हो सकते हैं। मे इट आइदर मे बी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल्स डील कर रहे होंगे, लेकिन ये मतलब सोलली जो है ये फार्मास्यूटिकल्स को बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। तो ये हो सकता है कि 2 मेंबर कहीं और से नॉमिनेट होकर के भी आ रहे हैं। इसके अलावा सेकंड मैं बात करता हूं, यहां पर भी एक मेंबर जो है वो यूजीसी या एआईसीटी से नॉमिनेटेड होकर के आता है। 1 मेंबर, एक मेंबर कहां से नॉमिनेट होकर के आ रहा है? एक मेंबर की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर एक मेंबर ऐसा हो सकता है जो आइदर या तो ये मेंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या तो ये मेंबर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से आएगा। ठीक है, दोनों में से कहीं से भी आ सकता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से भी मेंबर आ सकता है, और ये जो मेंबर है ये एआईसीटी से भी आ सकता है। एंड नेक्स्ट वन, यहां पर एक और मेंबर है जो नॉमिनेट होगा। ये जो मेंबर है ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से हो सकता है। ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से एक मेंबर जो है वो यहां पर नॉमिनेट होकर के आ सकता है। कम फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से यहां पर एक मेंबर नॉमिनेट होकर के आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि नॉमिनेशन में जैसे इलेक्शन में 6 मेंबर आए थे, ऐसे नॉमिनेटेड होकर 6 मेंबर आते हैं। वहां पे हमने कहा था कि वो सब यूजीसी से इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, टीचर्स होने चाहिए। यहाँ पर ये जो 6 मेंबर है ये नॉमिनेट होकर के आएंगे, तो ये कहीं से भी नॉमिनेट हो सकते हैं, लेकिन 4 ऐसे होने चाहिए जो फार्मेसी बैकग्राउंड के हैं, उसमें एंगेज हैं, उनके पास डिग्री डिप्लोमा है, और 2 ऐसे हैं वो दूसरे हो सकते हैं जो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्स ऑफिको मेंबर यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो एक्स ऑफिको मेंबर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 3 एक्स ऑफिको मेंबर होते हैं। सबसे पहले अगर एक्स ऑफिको मेंबर की हम बात करें तो यहाँ पर होते हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। दूसरे जो हमको देखने के लिए मिलते हैं दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, एंड थर्ड इज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो 3 देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं जो है दैट इज ड्रग कंट्रोलर, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आराम से आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप पीसीआई डालोगे एक्ट तो इंटरनेट में आपको बड़ा आसानी से ये देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो वो होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ
डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और थर्ड यहां पर है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो यहां पे ये तीन एक्स ऑफिको मेंबर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ये तीन मेंबर है यहाँ पर, इलेक्टेड मेंबर, दिस वन इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड एक्स ऑफिको मेंबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कितने साल के लिए होता है और इसमें किस टाइप के मेंबर होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर दो आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलती है, एक जो होता है दैट इज पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो दूसरा जो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है दैट इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सेम जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 5 साल के लिए होता है, वैसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो भी आपका 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये हमने समझ लिया दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर दैट इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो अभी हमने ये देख लिया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे अबाउट स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको इरेज कर देते हैं। ओके, नाउ वी स्टडिंग अबाउट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आप अगर कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो आप फिर से लिख लेना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। ओके, तो जैसा मैंने बताया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, वैसे ही यहां पर जब हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी तीन टाइप के मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे एंड एक्स ऑफिको मेंबर। यहां पर भी तीन टाइप के मेंबर होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं अबाउट इलेक्टेड मेंबर। तो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर में अगर हम बात करें तो इलेक्टेड मेंबर में यहाँ पर भी 6 मेंबर हैं जो इलेक्ट होते हैं। अब ये जो 6 मेंबर इलेक्ट होते हैं ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे एंड दे आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर अगर हम 6 मेंबर की बात कर रहे हैं तो दिस 6 मेंबर ये स्टेट गवर्नमेंट से होंगे और इनके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ओके। तो ये स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे ये और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो इसको 1 की जगह में यहाँ पर ए कर देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि ये 1 मेंबर नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे 6 मेंबर जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से इलेक्ट हो रहे हैं और दिस 6 मेंबर मस्ट बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सेकंड, यहाँ पर भी एक और मेंबर जो है वो इलेक्ट होकर के आता है और वो जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इलेक्ट होकर के आएगा, 1 मेंबर। और ये जो मेंबर है ये मेंबर कहाँ से इलेक्ट होकर के आएंगे, ओके, दिस मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम
मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट, मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट से आएंगे। One member come from this one member come from मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, तो ये हमने समझा कि यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के मेंबर देखने के लिए मिल रहे हैं। एक जो मेंबर है वो मतलब 6 मेंबर जो हैं वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे, और एक और मेंबर यहाँ पर इलेक्ट होकर के आएगा, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट से आएगा। ऐसे ही सेकंड बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर 5 मेंबर हैं जो नॉमिनेट होकर के आएंगे, 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो नॉमिनेट होकर के आ रहे हैं। लेकिन इन 5 मेंबर में से 3 मेंबर जो हैं वो डिग्री या डिप्लोमा है उनके पास, और 2 जो हैं वो नॉन फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड्स के हो सकते हैं, अदर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कैटेगरी देख ली। ओके, कौन कौन सी 2 कैटेगरी? एक में हम बात कर रहे हैं कि 3 मेंबर हैं, जो दूसरी है यहाँ पर खाली 2 मेंबर हैं। 2 मेंबर ऐसे हैं जो अदर बैकग्राउंड से आ सकते हैं। ओके, इन 3 मेंबर के लिए कंडीशन क्या है कि इनके पास डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा, इनके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 2 जो हैं वो अदर उससे हो सकते हैं। ये अदर हो सकते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। ये 2 जो हैं ये अदर हो सकते हैं, लेकिन इन 3 के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो 3 मेंबर हैं, इन मेंबर्स के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पे इसके अलावा और कोई नॉमिनेट होकर के नहीं आएगा। वहां पे तो और भी नॉमिनेट होकर के आ रहे थे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। स्टेट में नॉमिनेशन में 5 होंगे, जिसमें से 3 ऐसे होने चाहिए डिग्री डिप्लोमा वाले, 2 जो हैं वो अदर हो सकते हैं। फिर एक्स ऑफिको मेंबर की बात करते हैं। वहां भी हमने बात की थी, एक्स ऑफिको मेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक्स ऑफिको मेंबर में भी, यहाँ पे भी 3 टाइप के एक्स ऑफिको मेंबर होते हैं। पहला जो एक्स ऑफिको मेंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ मेडिकल ऑफिसर है। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, दैट इज ऑफिसर इंचार्ज इन ड्रग लेबोरेटरी ऑफ DNC एक्ट। और थर्ड अगर हम बात करें तो दैट इज गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये 3 मेंबर हैं।
Okay, these 3 members. तो ये हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास, जैसे हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पढ़ा था, वैसे ही हमने देखा कि हमारे पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। यहाँ पर भी हमको इलेक्टेड मेंबर देखने के लिए मिल रहे हैं, नॉमिनेटेड मेंबर देखने के लिए मिल रहे हैं, और एक्स ऑफिको मेंबर देखने के लिए मिल रहे हैं। बिल्कुल वैसे याद रखना है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसका भी जो गठन होगा 5 साल के लिए होगा। ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड एक्स ऑफिको मेंबर। इलेक्टेड मेंबर में 6 मेंबर होंगे। ऐसे 6 मेंबर हैं जो कि गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, और एक मेंबर जो है वहाँ की जो मेडिकल काउंसिल है स्टेट की, वहां से एक मेंबर आएगा। नॉमिनेट होके 5 मेंबर आएंगे, जिसमें से 3 के पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। 2 मेंबर ऐसे हो सकते हैं जो अदर प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स ऑफिको में आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर, ऑफिस इंचार्ज इन ड्रग लेबोरेटरी ऑफ डीएनसी एक्ट, और गवर्नमेंट एनालिस्ट। ठीक है, तो ये दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फार्मेसी एक्ट में आपको ये 2 इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है। एक तो आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझना है, और दूसरा स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। ठीक है, तो इन अभी तक के हमने 2 क्लास में, पहले हमने समझा था कि अबाउट द स्पूरियस एडल्ट्रेट मिसब्रांड ड्रग, फिर हमने देखा था कौन कौन से एक्ट प्रपोज हुए हैं, जिसमें हमने एक एक्ट के बारे में पढ़ा, दैट इज फार्मेसी एक्ट। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अभी हमने फार्मेसी एक्ट पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट ड्रग एंड फार्मेसी एक्ट। तो अब आपका अभी तक का जो टास्क है कि आपको ये दोनों लेक्चर बहुत अच्छे से रीड करना है, एंड यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड विद द फार्मेसी एक्ट एंड सम ऑफ द टर्मिनोलॉजी एंड द एक्ट एंड देयर ईयर इन विच दे आर प्रपोज्ड। ओके, तो आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, और इसी तरीके से सिस्टमैटिक पढ़ते रहिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। थैंक यू।